क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा। देखिए बेटा, न्यूमेरिकल शीट का क्वेश्चन नंबर आपका है यहां पर कौन सा, 9th या 10th। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो समझो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से डिमांड कर रहा है किस चीज की, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और हमें बनाना किसके रिस्पेक्ट में है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। अब आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर आप एक पॉइंट चार्ज की वजह से लिखते हैं तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, जल्दी से बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ कैसे वेरी कर रही है, लास्ट चलेगा बेटा, लास्ट फटाफट, कैसे वेरी कर रही है, इनवर्सली टू द स्क्वायर। और अगर आप लोग बात करते हैं बेटा यहां पर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हो, सो व्हाट इज दैट रिलेशन, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। ये आपके दोनों फॉर्मूलाज है, ये हो गया पोटेंशियल का और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आप यहां ऑब्जर्व करें ध्यान से तो आपके पास जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा, बट विद अ सिंगल पावर, और यहां पर कैसे है, विद द स्क्वायर। तो जब आप लोगों ने ग्राफ बनाया, यहां रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और यहां रहेगा आपके पास डिस्टेंस। अब एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां कैसे है डिस्टेंस के साथ सिंगल पावर, और यहां कैसे चल रहा है स्क्वायर। इसका मतलब यहां जो ग्राफ होगा विल बी मोर कर्व, स्लोप ज्यादा हो जाएगी, और यहां पर रिस्पेक्टिवली थोड़ी सी कम रहेगी। तो आप लोगों को यहां पर दो कर्व बना देने हैं इस तरीके से, ठीक है। नाउ से मैंने यहां पर इस तरीके से नेमिंग कर ली है एक्स और वाई, ठीक। द कर्व विच इज क्लोजर टू दिस एक्सिस इज फॉर पोटेंशियल, ये किसके लिए रहेगा, पोटेंशियल के लिए, और जो यहां से दूर है वो किसके लिए रहेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि जो वाई एक्सिस से ज्यादा दूरी मेंटेन कर लेगा मतलब वहां स्लोप उतनी ज्यादा है, और जो उसके क्लोजर रहेगा वहां स्लोप उतनी कम है। तो स्लोप कम किसके लिए रहेगी, पोटेंशियल, और ज्यादा किसके लिए रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो क्लोजर रहेगा वो किसका हो जाएगा, पोटेंशियल का, और जो दूर रहेगा वो किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। कर सकते हैं सभी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बेटा आप लोगों को एग्जाम में एक फिगर अवेलेबल रहेगा, वहां पर कुछ इस तरीके से बेटू, ये रही आप लोगों के पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड चल रहा है E, और आपके पास ये 3 पॉइंट्स है बेटा, A, B और C, और कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। से A के कोऑर्डिनेट है आपके पास 1 3, यहां B के कोऑर्डिनेट जो है वो है आपके पास 4 1, और जो C के कोऑर्डिनेट है वो है आपके पास 3 5, इस तरीके से, ठीक। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, उसने क्या कहा है, कहता है
डिटरमाइन द पॉइंट्स विच आर एट सेम पोटेंशियल। फिर इसके बाद क्या आता है, विच वन इज एट लो एंड विच वन इज एट हाई। फिर इसके बाद फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। अगर आप अपने इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, तो एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर जो ये पॉइंट बी और सी है, ये पॉइंट एक ऐसी सरफेस पर आ गए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। नाउ याद कीजिए, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था आपका, दैट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और इसकी प्रॉपर्टी होती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स and equipotential surface are always at 90 degree to each other। हमेशा एक दूसरे से कितने एंगल पर होते हैं, 90 डिग्री पर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो पॉइंट बी है और जो पॉइंट सी है वो किस पर होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। अगर ये पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है तो यहां से हमें पता लगा कि पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट सी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई डाउट यहां पर? इसके बाद आप लोग याद कीजिए, आपने पढ़ा E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dr। अब मुझे बताओ यहां पर ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या होता था? इसका सिग्निफिकेंस हुआ करता था पोटेंशियल always decreases in the direction of electric field। कि पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर बेटा हम लोग पॉइंट ए से बी की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखो, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, सो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ए से बी की तरफ जब जाएंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, घटेगा। अगर घटा तो पोटेंशियल ए पर क्या होगा, ज्यादा, और पोटेंशियल बी पर क्या होगा, कम। सो एज पर टू दिस पॉइंट हम कह सकते हैं कि हमारा पॉइंट ए इज एट हाई पोटेंशियल, और कह सकते हैं कि पॉइंट बी इज एट लो पोटेंशियल। समझ आया या नहीं? पक्का क्लियर है? श्योर हो? अब अगला पॉइंट देखो क्या था क्वेश्चन में, ध्यान से रीड करो। कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बेटू पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में। एक बात ध्यान से सोचो, पॉइंट बी और सी दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो इसका मतलब अगर मैं ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखता हूं तो वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का होगा, ए और बी के बीच का, हाँ या ना? सो हम लिख सकते हैं यहां पर कि पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। इसका मतलब वी ए माइनस वी सी विल बी वी ए माइनस वी बी, दोनों सेम होंगे। और अगर ऐसा है तो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा E इज इक्वल टू V बाय R, तो व्हाट विल बी V, ई आर। अब ध्यान से देखो, A और B के बीच का डिस्टेंस हम कितना ले लेते हैं, R। तो इस R डिस्टेंस को अगर गौर से देखा जाए तो R डिस्टेंस को आप कितना लिखेंगे बेटा, इट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज माइनस 2 स्क्वायर। यही चीज बनेगा। नाउ अगर इसे रिजॉल्व किया सो कितना बना आपके पास, ये हो गया 9 और ये हो गया 4, दिस इज अंडर रूट 13। तो आप लोगों के पास पोटेंशियल कितना आ जाता है बेटा, इट इज रूट 13 ई। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू दे रखी है आप उसे यहां रिप्लेस कर लो तो क्या पता लग जाएगा आपको, पोटेंशियल पता लग जाएगा। समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है? पक्का। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम लगभग 3 नंबर की वेटेज में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से तैयार करना है। कर पाएंगे अच्छे से भी? चलें आगे। सो देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा आता है आपका,
सो यहां स्टार्टिंग में हमने सिर्फ यही दो क्वेश्चन छोड़ दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 10th और 11th, 9th हो गया था या नहीं? ओके, इसके बाद 12th, 13th, 14th, 15th ये हो गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर और ध्यान से पढ़ें उसे। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से रीड करें। कहता है अ होलो मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस, लास्ट में भाग जाओ जल्दी से, a hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged such that the potential on its surface is 10 volt. What is the potential at the center of the sphere? याद कीजिए हम लोगों ने अगर बात करी for a uniformly charged spherical shell, यहां पर अंदर चार्ज कितना होता था बेटा? 0। और अगर अंदर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो याद करो पोटेंशियल क्या बनता था? कांस्टेंट बनता था। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट बना तो वो किसकी प्रॉपर्टी आ गई? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जिसके बाद अगर आपको याद हो हमने कहा कि पोटेंशियल एट द सेंटर will be equal to potential at the surface is equal to potential at any point inside। भाई अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गई है तो जितना पोटेंशियल सेंटर पर है उतना ही पोटेंशियल कहां होगा? सरफेस पर होगा। और उतना ही पोटेंशियल कहां होगा? हर एक उस पॉइंट पर जो कि उस शेल के अंदर चल रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको वहां पोटेंशियल कितना बताया गया बेटा? इट इज अवेलेबल एज 10 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस, और दोनों ही कितने रहेंगे आपके पास बेटा? 10 वोल्ट। कर सकते हैं या नहीं? पक्का हो जाएगा सबका? श्योर हो? देन अगले क्वेश्चन पर आए बेटा। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। सभी लोग ध्यान से पढ़े बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 17 को सब लोग ध्यान से रीड कर रहे हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से। पढ़ा सबने? चलो अब सामने ध्यान दो सभी। क्वेश्चन में आप लोगों के पास दो स्फेरिकल बॉडीज अवेलेबल है बेटा। मान लेते हैं दिस इज ए एंड दिस इज बी। जो स्फेयर ए है इसका रेडियस है आर, और जो स्फेयर बी है इसका रेडियस कितना है? 2r। क्या कोई कंडीशन अवेलेबल है? देखो ध्यान से पढ़ो। वायर से कनेक्टेड है पहले या बाद में? बाद में। तो पहले क्या कंडीशन है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम। ठीक। नाउ इट इज गिवन दैट सिग्मा इज सेम, बट हम जानते हैं बेटा व्हाट इज सिग्मा? इट इज चार्ज बाय एरिया। अगर चार्ज बाय एरिया है तो सिग्मा इज चार्ज बाय 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अगर यहां से हमने सिग्मा फॉर ए लिखा, ठीक, इस वाले के लिए, तो हम लिख सकते हैं क्यू ए बाय 4 पाई आर स्क्वायर। और बेटा इसी तरीके से अगर लिखा बी के लिए लिख सकते हैं क्यू बी 4 पाई। नाउ व्हाट इज द रेडियस? 2r। सो बेटा ये कितना बना? 4r स्क्वायर। बट क्वेश्चन की कंडीशन कह रही है कि सिग्मा जो है वो क्या है? सेम। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम कर सकते हैं सिग्मा ए
सिग्मा ए बराबर बराबर सिग्मा बी, हाँ या ना? अगर ऐसा किया तो क्या मिला? क्यू ए 4πr² इज इक्वल टू क्यू बी 4π एंड 4r²। अब ध्यान से देखो, 4πr², 4πr², ये खत्म करा। आपके पास क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी बाय 4, या फिर आप कह सकते हैं क्यू ए बाय क्यू बी इज इक्वल टू 1/4। पहले बताओ यहां तक समझ आया या नहीं आया? पक्का क्लियर है? अब क्वेश्चन में आगे उसने क्या कहा कि हमें यह बताना है कि अगर उस अरेंजमेंट में जो ये दोनों स्फीयर्स हैं, अगर इन्हें एक वायर से जोड़ दिया जाए तो चार्ज कहां से कहां ट्रेवल करेगा, यही चीज बतानी है। चार्ज हमेशा कहां से कहां जाता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो नाउ देखो ध्यान से, नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है बेटा? के इनटू चार्ज एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये चीज है। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से आप लोगों ने लिखा पोटेंशियल फॉर ए, ध्यान से, ए का पोटेंशियल कितना होगा बेटा? के क्यू ए बाय आर, और अगर लिखा बी का के क्यू बी बाय 2r। नाउ टेकिंग रेशियो, इन दोनों का क्या रखिएगा बेटा आप लोग? रेशो। जैसे ही आपने रेशो रखा, इट इज वी ए बाय वी बी इज इक्वल टू के क्यू ए बाय आर, इसे रेसिप्रोकेट कर दो तो कितना बना? 2r बाय के क्यू बी। बट ध्यान से देखो, व्हाट इज क्यू ए बाय क्यू बी? 1/4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर हम लोग बेटा यहां पे रीडिंग्स रिप्लेस करें तो पहले तो के से के को हटा दो, आपके पास वी ए बाय वी बी कितना बना? यहां से क्यू ए बाय क्यू बी कितना हो गया? 1/4। आर से आर भी क्या कर दिया? कैंसिल, इंटू 2, तो ये कितना बना? 1/2। तो वी बी इज इक्वल टू 2va। अगर vb इज इक्वल टू 2va है, इसका मतलब vb इज ग्रेटर देन, हाँ है ना? तो जैसे ही आप इन्हें कनेक्ट करते हैं एक वायर के थ्रू, तो जो चार्ज है वो कहां से कहां शुरू करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रॉन बोला होता तो क्या करते? लोअर टू हायर। समझ आया? तो सबसे पहले आपने क्या करा? गिवन कंडीशन किसका इंफॉर्मेशन निकाला? उस चार्ज के इंफॉर्मेशन को किसके लिए इस्तेमाल करा? पोटेंशियल के लिए। वहां से रेशो लेके क्या पता लगा किसका पोटेंशियल ज्यादा है और किसका कम, सो दैट जैसे ही कनेक्ट करेंगे चार्ज कहां से कहां जाने लगेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कर सकते हैं अच्छे से? पक्का? देखो ये था आपका 17। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में। देखो जैसे अभी ये 17 क्वेश्चन करा ना आपने, सामने ध्यान देना। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है आपके पास एग्जाम्स में। कहता है आपके पास दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, से द बॉडी 1 एंड द बॉडी 2 विद रेडियस a एंड विद रेडियस b। भाई फर्स्ट का a है रेडियस और सेकंड का b है, एंड दे आर कनेक्टेड विद द वायर। और ये एक वायर से कनेक्टेड है। जैसे जो पिछला क्वेश्चन करा उसमें वो पहले कनेक्टेड नहीं थे, हमने बाद में कनेक्ट किया। बट यहां आपको पहले गिवन है कि नाउ बोथ द बॉडीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। तो कहता है एस्टिमेट द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of 1 to 2।
अब सोचो कैसे करोगे। आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पता करना है, तो क्या करा जाएगा, चार्ज सेम हो जाएगा। गड़बड़ कर रहे हो बालक। जैसे ही हम दोनों बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि जो चार्ज है विल स्टार्ट फ्लोइंग, वो फ्लो करना शुरू करेगा। कहां से कहां, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक करेगा, जब तक कि क्या बराबर ना हो जाए, पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब जो इसने हमने वायर से कनेक्ट करके दिया है ना, इसका सीधा मतलब है कि V1 इज इक्वल टू V2। और क्योंकि जो पोटेंशियल है बेटा हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है, के क्यू बाय आर। तो इस हिसाब से अगर आपने लिखा V1, सो दिस इज के Q1 बाय R1 इज इक्वल टू के Q2 बाय R2। आपने के से के हटाया, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, Q1 बाय Q2। भाई आपने शिफ्ट कर लिया, R1 को वहां ले जाइए, सो ये बिना कितना, ये कितना बन गया भाई, R1 बाय R2। ये चीज आएगी। व्हाट इज R1 A एंड व्हाट इज R2 B। तो हमारे पास Q1 बाय Q2 कितना बना, इट इज A बाय B। इसे फर्स्ट कर दो। जैसे ही चार्ज का रेशो आपके पास आ गया है, आप लोगों को किसका रेशो निकालना है बेटा वहां पे। सो नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला, इट इज K इंटू चार्ज एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या हम ऐसा कुछ कर पाएंगे, E1 बाय E2 इज इक्वल टू व्हाट इज E1, K Q1 R1 स्क्वायर। अब देखो E2 को जब मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो कितना होगा, R2 स्क्वायर बाय K Q2। नाउ K से K हटा दीजिए, व्हाट इज Q1 बाय Q2 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इट इज A बाय B। Q1 बाय Q2 की जगह कितना करा, A बाय B। R2 स्क्वायर B स्क्वायर एंड R1 स्क्वायर A स्क्वायर। एक A चला जाएगा, एक B चला जाएगा, एंड फाइनल रेशियो विल बी B इज टू A। समझ आया, पक्का कर पाएंगे अच्छे से। चलिए अगली प्रॉब्लम पे आइए बेटा। 18th, 19th एंड 20th तीनों क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। पढ़ा सभी ने। क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया कि आप लोगों के पास दो शीट्स हैं, एक पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको उन दोनों को इस तरीके से प्लेस करना है कि उसके बीच में अगर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा जाए, तो वो नेगेटिव टेस्ट चार्ज जो है वो कैसे रहे, स्टेशनरी रहे। ठीक है, और उसके बाद वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस अरेंजमेंट के लिए हमें क्या ड्रॉ करनी है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्वेश्चन समझ आया। अब सामने ध्यान दो, आपके पास अगर दो शीट्स को कुछ इस तरीके से रखा बेटा आपने, मान लीजिए पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये रखा आपने एक नेगेटिव चार्ज। डन है। ध्यान से सोचो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हो, सो दैट विल ऑलवेज टेंड्स टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में मूव करेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। बट अगर एक नेगेटिव चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो हमेशा कैसे मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ये जो नेगेटिव शीट है वो इस नेगेटिव चार्ज को ऐसे रिपल्सिव फोर्स देगी और ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सो दिस नेगेटिव चार्ज विल स्टार्ट ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग गया ये वाला फोर्स और इसका अपना वेट ये लगेगा। अगर देखा जाए तो ये हमारे पार्टिकल पर नेट फोर्स एफ स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर कुछ ऐसा आ गया। तो क्या इस सिचुएशन में हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर रह पाएगा? तो इसका मतलब ये वाला प्लेसमेंट बिल्कुल गलत हो गया। वी कैन नॉट कंसीडर दिस, विल नॉट बी कंसीडर। अब देखो दो ही सिचुएशन है, या तो आप इन्हें कैसे रख दें वर्टिकली और या फिर आप इन्हें कैसे रखें हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल में तो फेलियर आ गया। अब हम लोगों ने अपने अरेंजमेंट में दोनों शीट्स को कैसे रखा हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, और ये रहा आपका एक नेगेटिव चार्ज। इसका वेट कैसे लगेगा नीचे की तरफ। अगर हमने यहां पॉजिटिव प्लेट रख दी तो ये पॉजिटिव प्लेट हमारे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी तो ये नीचे गिर जाएगा, गलत हो गया। हमें इसे कैसे रखना है रेस्ट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पर कैसे फोर्स लगना चाहिए अपवर्ड। तो इसका मतलब यहां हम क्या रखें नेगेटिव सिग्मा और यहां हम क्या रखें, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे ही दोनों बैलेंस हो जाएंगे हमारा चार्ज will remains at रेस्ट। ये कैसे आ जाएगा रेस्ट पर, समझ आया। अब देखिए अगर आप बात करते हो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे बन रही है बेटा, इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे बनाएंगे। सो दिस इज वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, या फिर आप कह सकते हैं अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। अब बारी आती है मैग्नीट्यूड की। नाउ फॉर दिस नेगेटिव चार्ज टू बी एट रेस्ट, अगर हम चाहते हैं बेटा ये नेगेटिव चार्ज कैसे रहे रेस्ट पर रहे, तो कंडीशन क्या होगी, बैलेंस होना चाहिए। तो इस दौरान हम क्या करेंगे, द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बैलेंस विद व्हाट, वेट। नाउ व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, EQ, व्हाट इज दिस mg। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, mg/q। दो चीजें समझ आई, पहला प्लेस कैसे करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है और उसका मैग्नीट्यूड कैसे है, कर पाएंगे अच्छे से। अब आपको क्या बनाना है बेटू, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से कितने एंगल पर होती है, 90 डिग्री पर। हम लोगों ने इस तरह से रखा है, ये पॉजिटिव सिग्मा और ये नेगेटिव सिग्मा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म एंड इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब अगर इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हो तो कुछ इस तरीके से बनाई, कितने एंगल पर, 90 डिग्री। ये इस तरीके से बनाई, कितने एंगल पर, 90 डिग्री। ये इस तरीके से बनाइए और कितने एंगल पर, 90 डिग्री। बट बनाते समय आप लोगों को एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाई हैं
इनके बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, अगर ये डिस्टेंस मेरा x है तो ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा, चेंज नहीं करना है। रीजन आपको सिखाया गया E is equal to V by R. Now what is this V? इक्विपोटेंशियल, फिक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं है, तो हमारा R जो है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ पूरा क्वेश्चन कैसे करना है। हाँ, क्या चीज, अच्छा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चे, इसलिए तो कहते हैं कि जब वन शॉट क्लास करी जाती है उस टाइम सिर्फ बैठना नहीं होता, समझना होता है। E is equal to F by Q, तो what will be F? अच्छा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, बेशरम रिपेल करेगा। हाँ कह रही थी, ये नेगेटिव जो है इस नेगेटिव को क्या करेगा, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा। कैसे लग रहे हैं दोनों फोर्सेस, तो नेट फोर्स नीचे लगेगा। कैसे लगेगा, सोचा ही नहीं तूने, देख खाली तू उसको देख रही है, घूर रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगा ना भाई, इस नेगेटिव ने इस नेगेटिव को क्या करा, ऐसे रिपेल किया, और इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को क्या करा, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कैसे लगा। और अभी इतना भी दिमाग नहीं लगाना, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पॉइंट कहा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है that always moves in the direction of electric field, और एक नेगेटिव पार्टिकल है so it will always moves in opposite। बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कैसे लगेगा, क्यों नहीं दिमाग लगाया। एग्जाम में क्वेश्चन ना होने के कारण दो ही होने वाले हैं, ठीक, ध्यान रखना। एक तो जो आप लोग इन एफिशिएंट मोड पे बैठते हो ना चीजों को समझने के लिए, एक तो वो होगा, ठीक है, और दूसरा चीजों को सिर्फ एक बार कर लिया, दोबारा प्रैक्टिस पे डाल ही नहीं रहे, कभी भी उसको नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो प्लीज आपके भले के लिए कहा जा रहा है कि चीजों को रिवाइज करो, चीजों को प्रैक्टिस करो। ये इतने बेसिक क्वेश्चंस नहीं होने वाले बोर्ड्स में अब से, ठीक है, इनका कुछ भयंकर रूप आएगा, अभी करेंगे क्वेश्चन बढ़िया। यहां तक समझ आया, हो जाएगा अच्छे से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, और कुछ तो नहीं है ना बेटा इसमें, बस यही पॉइंट्स थे आपके पास। बढ़े आगे, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से रीड करो बेटा। अभिनव कहां है बेटा आपकी न्यूमेरिकल शीट, हाँ घर पे क्या कर रही है, डबल हो रही है, साइज बढ़ रहा है उस शीट का, घर पे कर क्या रही है फिर, मिली नहीं थी तो घर पे कैसे है फिर, हाँ भूल गया लाना, ओके पजामा पहना, अच्छा फिर, अच्छा भूल गया कहां पे रखी, घर ही है या कोई महल है, घर ही है ना, वाह भाई वाह। ऐसा तो नहीं है कि बाइक लेकर के जाना पड़ता है एक कमरे से दूसरे में, नहीं, बताओ कमाल है यार। अगर कहीं महलों में रह रहे हो, पैलेसेस वगैरह हो, तो हमें समझ आता है कि भाई न्यूमेरिकल शीट जो थी वो पश्चिम द्वार पे रखी थी और अब दक्षिणी द्वार पे ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं पा रही हमें। 100 तुम्हें 150 गज के घर में, 100 गज के घर में तुम्हें 4 कमरों में ये नहीं पता लग रहा कि तुम्हारी न्यूमेरिकल शीट कहाँ है। वो देखो अभी भाई साहब अब ढूंढ रहे हैं, बत्ती बना रखी है बैग में, ढूंढ लो बेटा ढूंढ लो, नहीं मिलेगी। ओहो कहाँ रख दी, अरे काम मत रहने दो, अब इतना कष्ट मत लो, रिलैक्स। 18 क्वेश्चंस मैंने ढूंढी, आखिरी के 2 क्वेश्चंस में ढूंढ के क्या ही घंटा काट लोगे। बड़ा क्वेश्चन नंबर 19, इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी करा है बेटा। चलो अगर यस बोल रहे हो तो बताना कैसे करेंगे, अब कह रहे नो, ये चीटिंग हो गई भाई। चलो देखो मेरे प्यारो, बड़े ही बेशरम हो तुम लोग। भाई आपको पता करना है पोटेंशियल एट द ओरिजिन, कहां पता करना है, ओरिजिन पे पता करना है। और आपको लोकेशंस क्या क्या दी गई है, देखो एट x इक्वल टू 1 ये रहा q, फिर एट x इक्वल टू 2 ये रहा q, फिर एट
इक्वल टू 4 ये रहा, और इसी तरीके से आगे तक रखे हुए हैं। ठीक है, याद करो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस तरह की क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। मतलब नेट पोटेंशियल कैन बी रिटन एज व्हाट? एल्जेब्रिक सम। हम कैसे लिख सकते हैं उसे? एल्जेब्रिक सम लिख सकते हैं। अगर एल्जेब्रिक सम लिख रहे हैं तो नेट पोटेंशियल विल बी पोटेंशियल ड्यू टू x इक्वल टू 1 देन प्लस पोटेंशियल ड्यू टू x इक्वल टू 2 देन पोटेंशियल ड्यू टू x इक्वल टू 4, और ये आगे तक जाता रहेगा। अगर हमने वैल्यू रखी तो देखिए ध्यान से कितना बना, k क्यू बाई 1 प्लस के क्यू बाई 2 प्लस के क्यू बाई 4, और ये बिंदास जाएगा। रिजॉल्व करते हैं इसको बेटा, तो वी नेट इज इक्वल टू के क्यू बाहर करा, कितना बना 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, और ये आगे तक जा रहा है। अब अगर आपको याद हो बेटू, ये पूरे के पूरे सीक्वेंस में आपका कॉमन रेशो सेम जा रहा है। सेकेंड टर्म टू फर्स्ट टर्म इट इज 1/2, थर्ड टर्म टू सेकेंड टर्म 1/2। इफ इट इज, तो ये क्या है आपका? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड कॉमन रेशो इज 1/2 एंड द फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 1। इन दैट केस हम लोग जो सम होगा इसका, the sum can be written as a over 1 minus r, that is 1 over 1 minus half, and that gives you 2। ये मिलेगा। आप इस पूरे की जगह पर क्या रख सकते हो? 2 रख सकते हो। तो इसका मतलब इस परिस्थिति में नेट पोटेंशियल कितना आ गया? 2kq। कर सकते हैं या नहीं? पक्का? अब इसका जरा बी पार्ट पढ़ो ध्यान से। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है ना आपके पास, देखो बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा है उसने? निकाला आपको यही है ओरिजिन पे, पर x इक्वल 1 पर कितना है? पॉजिटिव q। x इक्वल 2 पर कितना? नेगेटिव q। फिर x इक्वल 4 पर कितना? पॉजिटिव q। और अगर सीक्वेंस कंप्लीट करें तो x इक्वल 8 पर कितना? माइनस q। और इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक, अगर आपने लिखा पोटेंशियल v नेट, सो ध्यान से पोटेंशियल x इक्वल टू 1 प्लस पोटेंशियल x इक्वल टू 2 प्लस पोटेंशियल x इक्वल टू 4 प्लस पोटेंशियल x इक्वल टू 8, और ये इसी तरीके से जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब अगर आपने रीडिंग्स रखी बेटा, x इक्वल टू 1 कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। हमने सीखा पोटेंशियल हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ चार्ज हो, तो चार्ज का साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? पॉजिटिव के क्यू बाई 1। फिर जब आप यहां x इक्वल टू 2 से कर रहे हो, नेगेटिव के क्यू बाय 2। फिर पॉजिटिव आ गया 4 पर, तो कितना? प्लस के क्यू बाय 4। फिर यहां पर नेगेटिव आ गया माइनस के क्यू बाय 8, और इसी तरीके से चलता जाएगा ये। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बेटू, तो नाउ के क्यू, और अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनी? 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8, कुछ इस तरीके से। भाई अगर अब देखा जाए तो कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म तो 1 ही रहेगी। कॉमन रेशियो देखो, सेकंड टू फर्स्ट माइनस हाफ, थर्ड टू सेकंड माइनस हाफ, फोर्थ टू थर्ड फिर से कितना? माइनस हाफ। तो ये आपके पास फिर से क्या बनी? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तैयार हुआ, हाँ या ना? और अगर अब आप इसे सॉल्व करते हो, सो s इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस r,
दैट इज 1/1. व्हाट इज आर? माइनस आर. तो ये कितना हो जाएगा? प्लस आर. तो डिनोमिनेटर में कितना बना? 3/2. तो रेसिप्रोकेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? इस पूरे की जगह पर कितना आ गया? 2/3. सो व्हाट विल बी द नेट पोटेंशियल? इट इज 2/3 kq. इस तरीके से करना है. समझ आया? सेम क्वेश्चन आप अपने नोट्स में जाइए. इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड फ्लक्स वाले जो न्यूमेरिकल्स हमने करे हैं, एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन वहां पर है. फर्क इतना, यहां स्क्वायर चल रहा है. तो कॉमन रेशियो एक में बना है 1/4 और एक में बना है -1/4. इसी तरीके के आंसर्स आए हैं वहां पर. हो जाएगा सबका? पक्का? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2. ध्यान से पढ़ें बेटा इसको. क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है आपके पास. अच्छे से रीड करें उसको. क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ें बेटा. इसी क्वेश्चन के साथ बेटा आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो खत्म हो जाएगा. और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 जहां तक हो गया था वहां से आगे कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे उसको. ठीक है? पढ़ा सबने? कितने शेल्स हैं आपके पास? कंसेंट्रिक है विद रेडियस ए, बी एंड सी. ए सबसे छोटा और सी सबसे बड़ा. और तीनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है. ए की पॉजिटिव सिग्मा, बी की नेगेटिव सिग्मा और सी की पॉजिटिव सिग्मा. अब देखिए ध्यान से. सबसे छोटे का रेडियस ए, फिर है रेडियस बी और फिर है रेडियस सी. ए पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा, बी पर नेगेटिव सिग्मा और सी पर पॉजिटिव सिग्मा. सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट हमारे पास आ जाता है तो हम पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे. ठीक? समझो ध्यान से. सबसे पहली चीज, व्हाट इज सिग्मा? चार्ज ओवर एरिया. देन व्हाट इज चार्ज? 4πr² इंटू सिग्मा. आप इस फॉर्मूले को लिखते हैं चार्ज ऑफ ए. सो व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ ए? 4πa² सिग्मा. ध्यान से समझो पहले. चार्ज ऑफ बी 4πb² सिग्मा, वो भी नेगेटिव में. एंड चार्ज ऑफ सी 4πc² सिग्मा. आपने तीनों के चार्ज पता कर लिए. ठीक है? अब बारी आती है क्या लिखने की? पोटेंशियल. शुरुआत करेंगे सबसे अंदर वाले से, यहां से. ठीक? तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेट पोटेंशियल ऑफ द शेल ए. ध्यान से सोचो. जो तुम्हारा शेल ए है वो किसके अंदर है? बी के. और वो किसके अंदर है? सी के. इसका मतलब जब तुम ए का पोटेंशियल जा रहे हो तो ए का अपना तो काम करेगा ही, पर ए के लिए बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा. क्यों? क्योंकि ए को किसने एनक्लोज किया हुआ है? बी और सी ने. इसका मतलब जब मैंने लिखा वी नेट ऑफ ए, तो इसमें ए का अपना पोटेंशियल, बी का भी काम करेगा और सी का भी काम करेगा. तो अगर आपने वैल्यूज रखी तो क्या होंगी बेटा? के क्यू ए बाय ए प्लस के क्यू बी बाय बी प्लस के
क्यू सी एंड बाय सी। आपके पास सारी वैल्यूज है, आपने रिप्लेस करा। ध्यान से, व्हाट इज के? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू ए? 4 पाई स्क्वायर सिग्मा एंड डिवाइडेड बाय ए। अब करते हैं क्यू बी विच इज नेगेटिव। पोटेंशियल के फॉर्मूले में अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखोगे और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो अब आपके पास यहां क्या आ जाएगा? नेगेटिव। के की जगह कितना? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा एंड डिवाइडेड बाय बी। ये आपने चार्ज यूज कर लिया वहां पर। अब लिखेंगे सी के लिए, तो कितना बना बेटा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन व्हाट इज द चार्ज ऑफ सी? 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय सी। ये चीज होगी। जो जो कैंसिल हो रहा है बिंदास हटाइए। 4 पाई 4 पाई, ये गया ए। देन 4 पाई 4 पाई, ये गया बी। देन 4 पाई एंड 4 पाई, और ये गया सी। तो आपके पास जो पोटेंशियल बना, द नेट पोटेंशियल फॉर ए, वो कितना बना बेटा? दिस इज सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस कितना बना? माइनस सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से कितना बना? प्लस सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपने सिर्फ और सिर्फ किसका पोटेंशियल लिखा? ए का। रिपीटिंग, अगर आपके पास कंसेंट्रिक अरेंजमेंट आता है तो सबसे पहले कहां से शुरू करना है? सेंटर से। अब हमने देखा कि हमारा शेल जो ए है उसको किसने एनक्लोज कर रखा है? बी ने। और उसको किसने कर रखा है? सी ने। तो जब ए का पोटेंशियल लिख रहे हो तो ए का अपना, ठीक, उसके लिए फर्दर कौन काम करेगा? बी। और इस पूरे के लिए फर्दर कौन काम करेगा? सी। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तीनों का अलजेब्रिक सम। डन है। अब सिस्टम से ए की बात हटी और अब हम किस आ रहे हैं? बी पर। दोबारा और बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये रहा हमारे पास ए, बी और ये सी। अब हम लोग लिख रहे हैं नेट पोटेंशियल फॉर बी। अब जरा ध्यान से देखो, बी को किसने एनक्लोज करा? सी ने। इसका मतलब जब बी का पोटेंशियल लिख रहे हो तो बी का अपना रहेगा और बी के लिए फर्दर कौन काम करेगा? सी। क्या बी को ए एनक्लोज कर रहा है? नहीं, परंतु हम कहते हैं चार्ज नेवर रिसाइड्स विद इन द बॉडी, इट विल अपीयर ओवर द सरफेस। जब तुमने बी की बात करी तो बी के अंदर कौन है? ए। और ए का चार्ज मान लेते हैं कितना? क्यू ए। ए का जो चार्ज है वो कितना है? क्यू ए। तो जब बी ने ए को एनक्लोज कर रखा है तो जो ए का चार्ज है वो बी की सरफेस पर होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? इसका मतलब ये जो तुमने पोटेंशियल लिखा बी का, वो बी के अपने चार्ज की वजह से है, बट एट द सेम टाइम क्या उसकी सरफेस ए का चार्ज नहीं होगा? इसका मतलब अभी यहां पर बी का एक और पोटेंशियल बनेगा, पर किसके चार्ज की वजह से? ए के चार्ज की वजह से। रिपीट, देखो, आप लोगों ने जब पोटेंशियल लिखने की कोशिश करी किसकी? अपने बी वाले शेल की, तो बी वाले शेल का अपना रहेगा, ठीक? तो आपने कितना लिख दिया? बी बी। भाई जो बी का अपना पोटेंशियल है इसका मतलब हुआ जो उसका अपना चार्ज है उसकी वजह से। डन, आपने ये लिख दिया। अब सी ने बी को एनक्लोज कर रखा है तो इसका मतलब बी के लिए फर्दर कौन काम करेगा? सी भी काम करेगा। कहानी खत्म हो गई। बट हमने देखा इस बी के अंदर कौन है? ए। एंड चार्ज नेवर रिसाइड्स विद इन द बॉडी, इट विल अपीयर ओवर द सरफेस। तो जो ए का चार्ज है वो तो बी की सरफेस पर भी आएगा। तो जब ए का चार्ज बी की सरफेस पर आया तो बी के दो पोटेंशियल बने। पहला,
बी का पोटेंशियल अपने खुद के चार्ज से और फिर बी का पोटेंशियल ए के चार्ज से। तो इसका मतलब आपने बी का पोटेंशियल फिर से लिखा किसके चार्ज की वजह से, ए के चार्ज की वजह से। है समझ? रीडिंग बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी। देखो अगर वी बी लिखते हो के बाई बी प्लस वी सी के क्यू सी बाय सी। अब ध्यान से, के चार्ज किसका, ए का, क्यू ए पर किसकी सरफेस पर है, बी की, तो डिस्टेंस किसका, बी। यहां गलती होती है, सो ध्यान से ओवर कॉन्फिडेंस साइड रख के कंसेप्ट पे दिमाग लगाना है। समझ आई बात? अब जब रीडिंग्स रखोगे सो ध्यान से देखो, व्हाट इज के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू बी, it is minus 4 pi b square, 4 pi b square sigma and divided by b. Then plus, what is k, 1/4 pi epsilon naught. What is qc, 4 pi c square sigma divided by c. फिर यहां पर what is k, 1/4 pi epsilon naught. What is qa, 4 pi a square sigma डिवाइडेड बाय b. ये चीज होगी जो कैंसिल हो सकती है उसे हटाइए, 4 पाई देन b, 4 पाई c एंड ओनली 4 पाई, ये जाएगा। सो व्हाट विल बी द फाइनल इक्वेशन, ध्यान से, इट इज माइनस b सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस यहां से कितना बना, c, यहां से c सिग्मा डिवाइडेड बाय एंड प्लस यहां से सिग्मा ए स्क्वायर बाय दिस इज द एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। ठीक है, तो ये बना नेट पोटेंशियल किसके लिए, बी के लिए। क्लियर है अच्छे से? भाई ए का हो गया, बी का हो गया, अब बारी किसकी, सी की। कंसेप्ट विल रिमेन्स द सेम, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देखो ये रहा हमारा शेल सी, ये रहा शेल बी, ये रहा शेल ए। अगर आपने नेट पोटेंशियल लिखा सी का, क्या सी को किसी ने एनक्लोज किया, नो no. इसका मतलब सबसे पहले सी का अपना हो गया, सी के अंदर कौन है, बी। पहले आराम से एक एक करके, सी के अंदर कौन है, बी। इसका मतलब जो बी का चार्ज है वो आएगा सी की सरफेस पर, ले चलो इसकी सरफेस पर बी का चार्ज आया, इसका मतलब अभी सी का फिर से बनेगा, पर किसके चार्ज की वजह से, बी के चार्ज की वजह से, हाँ या ना। एंड एट द सेम टाइम अभी उसके अंदर फर्दर कौन है, ए का चार्ज भी अपीयर करेगा, तो ये चार्ज आया किसका, ए का, तो अभी सी का पोटेंशियल फिर से बनेगा किसके चार्ज की वजह से, ए के चार्ज की वजह से। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो जब हमने लिखा इनर मोस्ट ए का, तो सिंपल 3 इक्वेशंस बनी, तीनों को ऐड करा। ठीक है, कैसे, पोटेंशियल ए का अपना, फिर पोटेंशियल बी का भी और पोटेंशियल सी का भी, डन। फिर सेकंड केस आया हमारा किसके लिए, बी के लिए। बी को किसने एनक्लोज किया, सिर्फ सी ने, तो क्या लिखा, बी का अपना, सी का पोटेंशियल, फिर इसके बाद ए का चार्ज बी की सरफेस पर आया, तो तीसरा आपने उसमें क्या ऐड करा, बी का पोटेंशियल पर किसके चार्ज की वजह से, ए के चार्ज की वजह से। और फिर आखिरी जब आप सी के लिए लिख रहे हो, आउटर मोस्ट वाले के लिए लिख रहे हो, तो सी का अपना, बी का चार्ज सरफेस पर आया, तो इसका मतलब सी का पोटेंशियल बी के चार्ज से भी बनेगा, और ए का भी चार्ज आया सरफेस पर, तो सी का पोटेंशियल ए के चार्ज से भी बनेगा। आपने उन तीनों को ऐड कर लिया। अगर अब इसे पुटअप करें तो कितना बना बेटा, देखो, के क्यू सी बाई सी प्लस के क्यू बी बाई सी प्लस के क्यू ए बाय सी। वैल्यूज रखो ध्यान से, व्हाट इज के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
व्हाट इज क्यू सी? 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई सी। फिर बी की बारी आती है, तो नेगेटिव चार्ज था, के कितना हो गया? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू बी? 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा एंड डिवाइडेड बाय सी। ए का चार्ज बेटा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह हो गया। व्हाट इज ए का चार्ज? 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा एंड डिवाइडेड बाय सी। ध्यान से कैंसिलेशन, 4 पाई 4 पाई और एक सी, 4 पाई और यहां से भी 4 पाई। देन व्हाट इज द नेट पोटेंशियल ऑफ सी? कितना बना? सी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस बी स्क्वायर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सी प्लस ए स्क्वायर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सी। समझ आया? पक्का? श्योर? क्वेश्चन में ये नहीं पूछा आपसे कि व्हाट आर द पोटेंशियल ऑफ ए, व्हाट आर द पोटेंशियल ऑफ बी, व्हाट आर द पोटेंशियल ऑफ सी। ठीक है, जब तक आप ये नहीं कर लेते तब तक आपका क्वेश्चन होगा नहीं। अब पढ़ो क्वेश्चन। अब उसने क्या बोला आपको? दो बॉडीज के पोटेंशियल क्या बोल दिए? सेम। आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ चुकी है, दोनों को क्या कर लेंगे? इक्वेट। जो जो चीजें कैंसिल होंगी उन्हें हटाएंगे एंड यू कैन हैव दैट प्रॉपर सुटेबल रिलेशन। समझ आया कैसे करना है? बट क्वेश्चन का मेन हिस्सा क्या था? आप लोगों को इस तरह के अरेंजमेंट में क्या लिखना आना चाहिए, पोटेंशियल को कैसे लिखना है वो तरीका आना चाहिए। कर सकते हैं अच्छे से? पक्का? सो विद दिस यहां आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 जो है पूरा खत्म हो जाएगा अच्छे से। टेस्ट का पता है सभी को? चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कब है? 2 संडे को बोला था। संडे को बोला था, कब बोला था बताओ?